बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। कल हमने ये देखा था कि लोकल लेवल पर हम कैसे अपने ब्लड फ्लो को कंट्रोल करते हैं, आइदर कैसे हम वेज़ो कंस्ट्रिक्शन करवाते हैं या कैसे हम वेज़ो डायलेशन करवाते हैं, या अगर वेज़ो डायलेशन हो जाए तो उसको वापस ऑटो रेगुलेट करके नॉर्मल लेवल पर कैसे लेके आते हैं। शॉर्ट टर्म देखने के बाद फिर हमने देखा था कि लॉन्ग टर्म रेगुलेशन यानी कि परमानेंट चेंज कैसे लेकर आते हैं। उसमें हमने 3-4 तरह की रिमॉडलिंग्स देखी थी और आज हम जो है वो देखेंगे कि हार्मोनल रेगुलेशन कैसे होती है और साथ साथ ये भी देखेंगे कि नर्वस रेगुलेशन कैसे होती है। हार्मोनल रेगुलेशन ऑल दो इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस आपको याद होना चाहिए कि कौन सा हार्मोन या कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर अगर जो है वो रिलीज हो रहा है तो उसका अफेक्ट क्या होता है। जैसे कि अगर हम बात करें वेजोकंस्ट्रिक्टर्स की, तो नॉर एपिनेफ्रीन, एपिनेफ्रीन, एंजियोटेंसिन, वेजोप्रेसिन एंड एंडोथिलिन ये हमारे पास वेजोकंस्ट्रिक्शन का रोल प्ले करते हैं। और वेजोडाइलेटर एजेंट्स में हमारे पास आते हैं ब्रेडिकाइनिन, सेरोटोनिन, हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन और नाइट्रिक ऑक्साइड, जिसको हमने कल बड़ी डिटेल में देख भी लिया था। नॉन एपिनेफ्रीन जो है वो एपिनेफ्रीन की निस्बत ज्यादा पावरफुल वेजोकंस्ट्रिक्टर है और जो है एड्रिनल मॉड्यूला भी इसको सिक्रीट करता है। इसके दो इफेक्ट्स हैं, एक तो ये डायरेक्ट सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन को जो है वो इंक्रीज करवाता है, दूसरा ये खुद भी वेसल्स पर जाकर उनकी कॉन्स्ट्रिक्शन जो है वो करवा सकता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों इफेक्ट्स हैं इसके। ओके, एंजियोटेंसिन 2 इसको हम बड़ी डिटेल में देखेंगे आने वाले 1-2 लेक्चर्स में जब हम किडनी का रोल पढ़ेंगे इन द रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। एंजियोटेंसिन 2 जो है ये बहुत पावरफुल वेजोकंस्ट्रिक्टर होता है। इवन मिलियंथ ऑफ इसका जो है ग्राम्स का मिलियंथ पार्ट जो है वो भी ये पावर रखता है कि वो हाईली कंस्ट्रिक्ट करवा दे हमारी वेसल्स को और बहुत ज्यादा जो है ब्लड प्रेशर उसको बढ़ा दे। अगर ये बगैर रेगुलेशन के एंजियोटेंसिन 2 को हम रिलीज करवाएं तो इसकी कॉन्स्ट्रिक्शन क्या कर सकती है, एक आइसोलेटेड टिश्यू में हमारे ब्लड फ्लो को बहुत ज्यादा कम कर सकती है। इसलिए जब भी एंजियोटेंसिन 2 रिलीज होता है इसके साथ साथ एक आध वेजोडाइलेटर भी बाय डिफॉल्ट जो है वो हमारे पास रिलीज होता है ताकि इसकी जो वेजो कंस्ट्रिक्शन एक्टिविटी है उसको मेंटेन रखा जाए। ये क्या करती है, डिक्रीज कर देती है सोडियम और वाटर की एक्सक्रीशन को किडनी से, जिससे हमारे पास ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है। ब्लड का वॉल्यूम बढ़ने से प्रेशर भी बढ़ जाता है। इस सारी चीज को हम डिटेल में देखेंगे इंशाल्लाह कल और परसों जब हमारे पास किडनी के लेक्चर्स आएंगे। वेजोप्रेशन की बात करें तो वेजोप्रेशन इसको हम एंटी डाययूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। आपको पता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का क्या काम होता है। ये हमारे पास जो यूरिन फॉर्मेशन है उसको कम करता है, यानी कि इनडायरेक्टली ये हमारे पास क्या कर रहा है, हमारे ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा रहा है। ब्लड वॉल्यूम जो जब हमारे पास बढ़ता है तो ऑब्वियस बात है ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। एक तो इस तरह भी ये काम करता है, दूसरा इसका रिसेप्टर पे जाके भी अफेक्ट ये होता है कि ये कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है, उस कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से भी हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। अगर वेजोडाइलेटर्स की बात करें तो ब्रेडिकाइनिन जो है हमारे पास बहुत पावरफुल जो है वेजोडाइलेटर होता है और ये आर्टेरियोल्स की डायलेशन भी करवाता है, साथ ही साथ कैपिलरीज की परमिएबिलिटी को भी बढ़ा देता है। कैपिलरीज की परमिएबिलिटी बढ़ने का मतलब है कि जो हमने इंटरस्टिशियल फ्लूइड की जहाँ पे बात की थी उसकी फॉर्मेशन भी बढ़ जाएगी। अब जैसे इन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि अगर 1 माइक्रोग्राम ऑफ ब्रेडिकाइनिन अगर जो है हम ब्रेकियल आर्टरी में इंजेक्ट करें तो क्या होगा, हमारी जो ब्लड फ्लो है वो 6 गुना तक जो है वो बढ़ सकता है। अब ये सारा कुछ ब्लड फ्लो क्यों बढ़ा, क्योंकि हमने कल भी देखा था जब भी वेजोडाइलेशन होती है आपके आर्टरी या वेसल या वेन जो भी है उसका ल्यूमन जब इंक्रीज होता है तो ब्लड फ्लो जो है उस लेवल पर इंक्रीज हो जाता है। हिस्टामिन की बात करें, हिस्टामिन जो है तकरीबन तमाम ही टिश्यूज में जो है ये रिलीज होती है जहाँ जहाँ हमारे पास एलर्जिक रिएक्शंस या इन्फ्लेमेशन होती है। और इसका काम भी होता है कि ये वेज़ोडाइलेशन करवा दे। असल में इसका जो काम है वो वेज़ोडाइलेशन से इसलिए होता है ताकि ये एक तरह का स्टिमुलस भेजे दीगर फैक्टर्स को
जो एलर्जिक रिएक्शंस में हमारे पास रोल प्ले करते हैं ताकि उनके कीमोटैक्सिस हो सके और वो एलर्जिक पार्ट तक पहुंच सकें, और वहां पर जो है हम अपने डैमेज एरिया को या इन्फ्लेम्ड एरिया को जो है वो उसकी रिकवरी करवा सकें। हिस्टामिन का बेसिक रोल जो है वो ये होता है, इसलिए इम्यूनिटी में भी इसका अच्छा खासा रोल है। इसको भी हम जो है इम्यूनिटी वाले चैप्टर्स में कभी देखेंगे इंशाल्लाह। हिस्टामिन जो है एक पावरफुल वेजोडाइलेटर है, ये भी आर्ट्रियोल्स और पे अफेक्ट करता है, और क्या क्या करता है, एबिलिटी टू इंक्रीज कैपिलरी प्रोस्टेट ग्रेटली, अलाउइंग लीकेज ऑफ फ्लूइड एंड प्लाज्मा प्रोटीन इनटू द टिश्यूज। यही मैंने बात की कि जब हिस्टामिन रिलीज होता है तो ये जब परमिएबिलिटी बढ़ाएगा, वेरोडाइलेशन ज्यादा कर देगा, तो जो फैक्टर्स जो हमें चाहिए होते हैं हमारी हीलिंग प्रोसेस में, वो उस एरिया में खुद ब खुद लीक होकर आ रहे होते हैं और वो सारा जो है वो काम हो रहा होता है। और इसकी लीकिंग की वजह से ये एडिमा भी कॉज करवा देता है, क्योंकि बहुत ज्यादा जब प्रोटीन भी आ जाएगी लीक होकर, तो क्या होगा, हमारे जो ऑनकोटिक प्रेशर्स हैं उनका लेवल भी चेंज हो जाएगा। ये थे हॉर्मोन्स। इनमें जस्ट आपने बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना, जस्ट आपको नाम याद हो कि कौन सा ट्रांसमीटर या कौन सा हार्मोन जो है वो रिलीज होगा तो उससे क्या होता है। जैसे हमने पढ़ लिया, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन जो है ये कॉन्स्ट्रिक्शन में रोल प्ले करते हैं, एंजियोटेंसिन और जो एडीएच हैं ये भी कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज करवाते हैं, और इनके बरक्स ब्रेडिकाइनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, सेरोटोनिन और हिस्टामीन ये क्या करते हैं, वेजो डायलेशन करवाते हैं। अच्छा जी, आयंस की अगर बात करें, कैल्शियम आयन का आपको पता है क्या रोल होता है। कैल्शियम आयन ने हमारे पास मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवानी होती है, तो ऑब्वियस सी बात है जब मसल की कॉन्ट्रैक्शन होगी तो उससे हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। इसी तरह पोटेशियम आयन इसके रिवर्स काम करता है। पोटेशियम आयन जो है हमारे पास इनहिबिट करता है स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन को। जब ये इनहिबिट कर रहा है तो कौन सा इफेक्ट देखने को मिलेगा, वेजो डायलेटरी इफेक्ट जो है हमें देखने को मिलेगा। मैग्नीशियम आयन का भी वही रोल है जो हमारे पास पोटेशियम का था, ये भी वेजो डायलेशन का ही काम करता है क्योंकि इनहिबिट करता है स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन को। हाइड्रोजन आयन जो है उसका काम भी क्या है, स्लाइट डिक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कॉज आर्टेरियोलर कंस्ट्रिक्शन। अगर स्लाइट डिक्रीज होगा तो आर्टेरियोलर कंस्ट्रिक्शन होगी, और इंक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कॉज डायलेशन इन द आर्टेरियोल्स। अगर इसका ड्यूअल इफेक्ट आ गया आपके पास, अगर तो ठीक ठाक डिक्रीज हुआ जिससे आपको पीएच में भी डिक्रीज देखने को मिला तो हो जाएगी आर्ट्रियोल्स की डायलेशन। लेकिन अगर बहुत थोड़ा सा सिर्फ उस लोकल लेवल पर आपके पास डिक्रीज हुआ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का, तो ये कॉन्स्ट्रिक्शन भी कॉज कर सकता है। अनाइंस की बात करें तो वो अनाइंस जिनका खास अफेक्ट होता है जैसे कि एसीटेट और सिट्रेट, इनका काम भी होता है वेजो डायलेशन करवाना। कार्बन डाइऑक्साइड की जो कॉन्सेंट्रेशन है अगर वो बढ़ जाए तो वो वेजोडाइलेशन करवाती है। ये बात हमने कल भी पढ़ी थी कि कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई है, इसका मतलब है ऑक्सीजन का लेवल वहां पर कम हो गया है। अब जब ऑक्सीजन का लेवल वहां पर कम हुआ है तो इसका मतलब है वहां पर ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी है, और ऑक्सीजन थ्योरी, डिमांड थ्योरी से हमने कल पहले ही ये बात कर ली थी कि ऐसे हालात में हमारे पास वेजो डायलेशन होगी। ओके, अब एक जो है, वेयर इज दैट स्लाइड, लेट मी फाइंड दैट। ओके, यस, ब्लड फ्लो इन द लंग्स, ये एक थोड़ा एक्सेप्शनल केस है, इसको हम जो है देख लेते हैं। कल हमने क्या बात की थी कि जब भी ऑक्सीजन का लेवल कम होता है तो हमारे पास वेजोडाइलेशन होती है ताकि वहां पर ज्यादा ब्लड फ्लो हो और ऑक्सीजन की कमी को पूरा किया जा सके। लेकिन जो लंग्स हैं इसमें जो हमारा ये रूल है ये चेंज हो जाता है। ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म इसमें एग्जैक्टली ऑपोजिट काम करते हैं। वो क्या करते हैं कि जब लो ऑक्सीजन लेवल होता है तो हमारे पास वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है। अब लो लेवल पर वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रही है, याद रखें लंग्स में ये काम ऑपोजिट हो रहा है, और हाई लेवल पे वेजो डायलेशन। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लंग्स ने ऑक्सीजन को रिसीव करना है। अगर
हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन पे वो वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा दें, तो फिर प्रॉपर ऑक्सीजनेशन हीमोग्लोबिन की हो ही नहीं सकेगी। और जब उसकी प्रॉपर ऑक्सीजनेशन ही नहीं होगी तो आप अपने पूरे जो बॉडी है उसमें कैसे ट्रांसफर कर पाएंगे ऑक्सीजन को। इसलिए लंग्स में ये काम ऑपोजिट हो जाता है कि जो हाई लेवल है ऑक्सीजन का वो करवाता है वेजो डायलेशन। दिस अलाउज फॉर प्रॉपर ऑक्सीजन लोडिंग इन द लंग्स। तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट था जो कि लंग्स में रिवर्स हो जाता है। ये बातें थी सारी हार्मोनल रिस्पॉन्स की। अब हम जो है वो डिस्कस करते हैं अपना नर्वस कंट्रोल ब्लड फ्लो का। कल हमने जो देखा था एक्यूट कंट्रोल, उसमें जो हमने बात की थी वो थी लोकल लेवल की। याद रखें उसमें हमने एज अ होल पूरी बॉडी को इन्वॉल्व नहीं किया था, हमने जस्ट बात की थी लोकल लेवल पर जो भी काम हो रहा था। अब हम जब नर्वस कंट्रोल की बात करेंगे तो हम पूरी बॉडी को एज अ सिंगल यूनिट लेकर चलेंगे कि पूरी बॉडी पे अफेक्ट क्या आ रहा है। यही हमारा चैप्टर नंबर 18 है, जिसमें हम नर्वस रेगुलेशन देखेंगे और देखेंगे कि आर्टीरियल ब्लड प्रेशर को कैसे रेगुलेट किया जाता है। लोकल रेगुलेशन अकॉर्डिंग टू मेटाबॉलिक नीड्स थी, लेकिन नर्वस रेगुलेशन जो है ये एक ग्लोबल फंक्शन है, यानी कि अब पूरा जो हमारे जिस्म है वो एक सिंगल एंटिटी के तौर पे काम करेगा। इसके हमारे पास क्यों ज़रूरी है? क्योंकि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड फ्लो हमें चाहिए डिफरेंट एरियाज में, कहीं पर ज़्यादा चाहिए कहीं पर कम चाहिए। जैसे कि एक्सरसाइज में आपको जो है गट की तरफ ब्लड कम भेजना होता है, लेकिन मसल्स की तरफ आपको ब्लड ज़्यादा भेजना है। लेकिन जब आप जो है रेस्टिंग फेज में होते हैं उस वक्त आपके मसल्स को इतना ज़्यादा ब्लड नहीं चाहिए होता है, आपने डाइजेशन इम्प्रूव करनी है, इसलिए उस साइड पर डाइजेशन साइड पर आपकी एक्टिविटी को इंक्रीज होना पड़ता है। ये नर्वस रेगुलेशन एज अ होल देखती है कि हमारी बॉडी की इस वक्त की क्या डिमांड है। ये इंक्रीज और डिक्रीज भी करती है पंपिंग एक्टिविटी ऑफ द हार्ट को। कल हालांकि हमने हार्ट की एक्टिविटी के रिलेटेड कोई खास बात नहीं की थी, और इसमें बहुत सारी रेगुलेशंस भी हमें देखने को मिलेंगी कि किस तरह अगर ब्लड प्रेशर गिर रहा है तो उसको इन्हेंस करके दोबारा नॉर्मल लेवल पर लाना है, अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया है तो कैसे उसको डिक्रीज करके नॉर्मल लेवल पर लाना है। नर्वस रेगुलेशन कैसे होगी? मेनली आपको पता है नर्वस रेगुलेशन में हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व होता है। सिंपैथेटिक सिस्टम हमने जैसे पिछले लेक्चर्स में भी बात की थी कि उसका रोल जो है हमारे हार्ट पर अच्छा खासा होता है, क्योंकि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ना सिर्फ एसए नोड और एवी नोड पर है बल्कि दीगर जो मसल्स हैं हार्ट के उन पर भी उसकी सिंपैथेटिक डिस्ट्रीब्यूशन होती है और सिंपैथेटिक अफेक्ट प्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सिर्फ हार्ट तक महदूद नहीं है, बल्कि ये कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स में भी इन्वॉल्व है, क्योंकि जो पूरी थोरेसिक चेन है जो आप अपनी एनाटॉमी में पढ़ेंगे जब सिंपैथेटिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप देखेंगे कि वो जिस्म के मुख्तलिफ ऑर्गन्स मुख्तलिफ हिस्सों में वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है एज कम्पेयर टू पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो मेन हम यहाँ रोल देखेंगे वो जस्ट रेगुलेशन ऑफ हार्ट पे होगा। ऑल दो इसके मुख्तलिफ ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूशन होती है, बट एज कम्पेयर टू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो बहुत ज़्यादा जो है वेल डिवेल्प्ड नहीं होती। जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है इसका काम है ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करना, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है डिक्रीज इन द ब्लड प्रेशर। ये अब आप एक अच्छी सी डायग्राम है जो आप देख सकते हैं कि ये सारी सिंपैथेटिक चेन दिखाई हुई है। सिंपैथेटिक चेन कहाँ कहाँ जा रही है? हार्ट में भी जा रही है, आपके मुख्तलिफ ब्लड वेसल्स को भी जा रही है, और आपकी किडनी को भी जा रही है। जबकि दूसरी तरफ पैरासिम्पथेटिक जो है जस्ट आपके नोड्स पर जा रही है। और कुछ और रिफ्लेक्सेस हैं जिनको हम देखेंगे आज। जो इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्सेस हम देखेंगे उनमें होगा ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स, बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स और कीमोरिसेप्टर रिफ्लेक्स। ये हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ना वो मेनली काम करता है नॉर एपिनेफ्रीन और कभी कभी एपिनेफ्रीन के साथ भी। और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है इसका काम होता है एसिटाइल कोलिन के साथ। नॉर एपिनेफ्रीन फिर आगे अगर हार्ट की बात करें तो बीटा रिसेप्टर्स पे एक्ट करती है,
और एसिटाइलकोलिन M2 रिसेप्टर होता है हमारा एक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में रिसेप्टर, उस पे काम करती है। अब ये चीजें हमने पहले भी देखी थी, क्रोनोट्रोपिक, ड्रोमोट्रोपिक, आइनोट्रोपिक, ये सारी चीजें क्या है, रेट ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और वेलोसिटी ऑफ इम्पल्स कंडक्शन, ये सारी चीजें सिंपैथेटिक सिस्टम जो है बढ़ा देगा और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है इनको कम कर देगा। सिंपैथेटिक की डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं, आर्टरीज वाली साइड पे भी होती है, वेन्स वाली साइड पर भी होती है। Sympathetic nerves innervate systemic blood vessels except meta-arterioles, precapillary sphincters and capillaries. सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन जो है हमारे पास वेजोकंस्ट्रिक्शन करवाती है स्मॉल आर्टरीज और आर्ट्रियोल्स की, लेकिन इसकी जो इनर्वेशन है वो बहुत छोटे लेवल पर यानी कि कैपिलरीज और मेटा आर्ट्रियोल्स के लेवल पर नहीं है। और जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है वो वीनस साइड पर भी है। अब दोनों साइड्स पर फर्क क्या होता है, जब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन आर्ट्रियोल के लेवल पे असरअंदाज होती है तो आर्टरीज की वेजोकंस्ट्रिक्शन से हमारे पास ब्लड का प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, उसका फ्लो डिक्रीज हो जाता है। ब्लड का वेसल का ल्यूमन कम होगा जिसकी वजह से फ्लो तो डिक्रीज हो जाएगा लेकिन प्रेशर में इंक्रीज देखने को मिलेगा। जबकि वीनस साइड पर अगर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से वीजो कंस्ट्रिक्शन हो तो उसका जो मेन इफेक्ट होता है वो हमारे प्रीलोड को बढ़ा देता है। हमने जब वेन्स पढ़ी थी तो हमने ये कहा था कि जो वेन्स हैं वो ब्लड रिजर्वायर के तौर पर हमारे पास काम करती हैं, यानी कि उन्होंने अपने अंदर ठीक ठाक ब्लड को स्टोर भी किया होता है। अब जब उन वेनस सिस्टम की कंस्ट्रिक्शन होती है तो वो जो ब्लड स्टोर हुआ होता है वो वापस जाता है हार्ट की तरफ। तो एक तरफ से हम प्रीलोड भी बढ़ा देते हैं और दूसरी तरफ से वेजोकंस्ट्रिक्शन करके हम ब्लड का प्रेशर भी बढ़ा देते हैं, यानी कि कार्डिक आउटपुट भी बढ़ा और हमारे पास साथ साथ क्या हुआ, ब्लड का प्रेशर भी बढ़ गया। इंक्रीज हार्ट रेट जिसको हमने क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट कहा था, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो तो ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट, और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो तो आइनोट्रोपिक इफेक्ट। ये सारे नाम आप याद कर लें, हो सकता है आपको गाइडन में ये ना मिले और पेपर में अगर कोई सवाल आ जाए कि भाई कौन सी चीज है क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट को जो बढ़ाती है, तो अक्सर बच्चों को यही नहीं पता होता कि क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट दरअसल होता क्या है। और अगर उसकी एक्साइटेबिलिटी बढ़ जाए तो ये होता है बाथमोट्रोपिक इफेक्ट। ये हमने आज एक न्यू वर्ड पढ़ लिया, पहले तीनों वर्ड हमने पढ़े थे कि हार्ट रेट बढ़ेगा तो क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट है, कंडक्टिविटी बढ़ रही है तो ड्रोमोट्रोपिक है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ी है तो आइनोट्रोपिक है। और अगर एक्साइटेबिलिटी यानी कि वो अब जल्दी एक्साइट हो रहा है, उसका जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल है वो मजीद पॉजिटिविटी के करीब आ चुका है, तो वो हो गया है बाथमोट्रोपिक इफेक्ट। पैरासिम्पैथेटिक इसके उलट काम करता है, क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट यानी कि हार्ट रेट को भी डिक्रीज करेगा और कॉन्ट्रैक्टिलिटी पे भी इसका थोड़ा बहुत इफेक्ट होता है। ओके, सिंपैथेटिक जो सिस्टम है ना बच्चों, वो याद रखिएगा सिर्फ कॉन्स्ट्रिक्शन ही नहीं करवाता, बल्कि ये ऐसा खूबसूरत निज़ाम है कि जहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन चाहिए वहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा और जहाँ डायलेशन चाहिए वहाँ पर डायलेशन भी करवाएगा। ये चीज आगे आप पढ़ेंगे अपने थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में कि कैसे एक ही सिस्टम एक ही तरह का न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है, लेकिन वो कहीं पर कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है और कहीं पे वेजो डायलेशन करवाता है। ये फर्क आता है रिसेप्टर्स का। खास तरह के रिसेप्टर्स होते हैं, अगर वो एक रिसेप्टर जिसका काम है कॉन्स्ट्रिक्शन करवाना, अगर वो वहां जाके अटैच होगा तो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी, और अगर वो किसी ऐसे रिसेप्टर पे अटैच होगा जहां पे डायलेशन होनी थी तो वहां पर डायलेशन हो जाएगी। अब आप सोचें कि आप जो है एक ऐसी कंडीशन में फंस गए हैं जहां पे आपके लिए भागना बहुत जरूरी है। अब आपने दौड़ लगाना शुरू की है, लेकिन अगर सिंपैथेटिक सिस्टम आपके सारे सिस्टम को ही कॉन्स्ट्रिक्ट कर दे, हर वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर दे, तो फिर तो आपके मसल्स के पास भी प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगी। अगर मसल्स के पास ही प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगी तो फिर वो कैसे आपको भागने में मदद देंगे। तो इसीलिए वेजो कंस्ट्रिक्शन जो है सेंट्रली की जाती है ताकि आपका कार्डिक आउटपुट और ब्लड प्रेशर जो है बढ़ाया जाए, लेकिन लोकल लेवल्स पर जैसे कि मसल, टांग के मसल्स हैं जिन्होंने आपके भागने में मदद देनी है, उनमें वेजोडाइलेटरी इफेक्ट प्रोड्यूस करवाया जाता है ताकि आपके उन मसल्स को ज्यादा न्यूट्रिशन, ज्यादा ऑक्सीजन दी जा सके और वो ज्यादा काम
कर सकें। तो सिंपैथेटिक वेजोकंस्ट्रिक्टिव फाइबर्स भी होते हैं जो कि तादाद में बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि इनने वेसल्स वगैरह पे सेंट्रली एक्ट करना है। और कुछ ना कुछ हमारे पास वेजोडाइलेटरी जो फाइबर्स हैं वो भी होते हैं, जिनका मैंने आपको बता दिया कि क्या काम है। उनका काम ये है कि आपके वेजो डायलेशन के जरिए आपके न्यूट्रिएंट्स की फरावानी करवाई जा सके। ओके, कौन कौन सी जगह है जहाँ पे आपको वेजो डायलेटरी फाइबर मिलेंगे? लेस पोर्टेंट कहाँ पे है वेजो कंस्ट्रिक्टिव फाइबर, यानी कि यहाँ वेजो डायलेटरी इफेक्ट आएगा, वो है आपका स्केलेटल मसल और ब्रेन। जाहिर बात है ब्रेन की भी कंस्ट्रिक्शन नहीं करानी है आपने, नहीं तो जो है आप डेथ की तरफ भी जा सकते हैं। अब सिंपैथेटिक सिस्टम भी जो है ना हमारा, वो कहीं पीछे से सिग्नल ले रहा होता है। वो पीछे से जो सिग्नल आ रहा होता है उसको हम कहते हैं वेजो मोटर सेंटर। और ये वेजो मोटर सेंटर लोकेटेड होता है हमारे पोन्स और मेड्यूला के लेवल पर, सिचुएटेड इन द रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ मेड्यूला एंड लोअर वन थर्ड ऑफ द पोन्स। ओके, यहीं पे हमारा पैरासिम्पथेटिक इम्पल्स भी जारी होती है, कहाँ से? थ्रू द वेगस नर्व। और सिंपैथेटिक, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, अब आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे वेजो मोटर सेंटर की। ऑल दो हमारे पास ये चीज़ें याद रखने के लिए इतनी ज़रूरी नहीं है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, जस्ट एमसीक्यूज के लिए आपको इनका पता होना चाहिए कि हमारे पास एक वेजो मोटर सेंटर होता है हमारे ब्रेन में। कहाँ पर है ये? मेड्यूला और पोन्स के लेवल पर, जो कि इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है हमारे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशंस को। ओके, सिंपैथेटिक इम्पल्स आती हैं सिंपैथेटिक नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड के जरिए T1 से लेकर L1 या फिर L2 के लेवल तक। और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन न सिर्फ हमारे हार्ट पे है बल्कि पेरिफेरल सिस्टम में भी है। ये आप इसकी डायग्राम में देख सकते हैं कि वेजोमोटर सेंटर से हमारे पास जो है यहीं से हमारी वेगस नर्व भी निकलेगी, जो कि पैरासिम्पैथेटिक रोल प्ले करेगी। और जो बाकी की जो नर्व फाइबर्स हैं ये स्पाइनल कॉर्ड में ट्रेवल करेंगे। और उसके बाद फिर ये सिंपैथेटिक चेन बनती है हमारे पास थोरेसिक लेवल पर। और फिर प्री गैंग्लियोनिक फाइबर से आगे पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स बनते हैं। ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन भी आप बाद में देखेंगे। ये एक और डायग्राम है यही डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने के लिए। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम आपको ये पर्पल ब्लूइश कलर में नजर आ रहा होगा कि ये वेगस नर्व निकल रही है। और सिंपैथेटिक फाइबर हमारा थ्रू द सिंपैथेटिक चेन विच इज एट द लेवल ऑफ thoracic vertebrae, तो वहां से हमारे सिंपैथेटिक फाइबर्स भी निकल रहे होते हैं। अब ये वेजोमोटर सेंटर्स में हमारे कुछ खास तरह के एरियाज हैं जिनका हम यहाँ पे छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं। वेजोकंस्ट्रिक्टर एरिया होता है हमारे पास बाइलेटरली अपर पोर्शन में, जिसका क्या काम होता है? secrete norepinephrine which stimulate the vasoconstrictor neurons of the sympathetic nervous system। जब भी नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होगी तो ये वेजोकंस्ट्रिक्टर जो न्यूरॉन्स थे सिंपैथेटिक सिस्टम के वो एक्टिवेट हो जाएंगे। और वेजोडाइलेटर एरिया क्या काम करता है? वेजोडाइलेटर एरिया भी बाइलेटरली हमारे पास लोअर पोन्स में हमारे पास पड़ा हुआ है। और वो कैसे काम कर रहा है? ये अपने फाइबर भेजता है अपर वेजो कंस्ट्रिक्शन एरिया में ताकि उसको इनहिबिट किया जाए। वेजो कंस्ट्रिक्टर एरिया क्या काम कर रहा था? वो इम्पल्सेस भेज रहा था नीचे स्पाइनल कॉर्ड की तरफ ताकि सिंपैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। जबकि वेजोडाइलेटर एरिया डायरेक्टली नीचे इम्पल्स नहीं भेजता, वो क्या करता है? ऊपर इम्पल्स भेजता है वेजो कंस्ट्रिक्शन एरिया को ताकि इसको इनहिबिट किया जा सके। और जब कंस्ट्रक्शन का एरिया इनहिबिट होगा तो ऑब्वियसली आपके पास जो है वो डायलेशन देखने को मिलेगी। ओके, तो हमारे पास जो है वेजोमोटर एरिया इम्पल्सेस लेता कहाँ कहाँ से? सेरिब्रल कॉर्टेक्स से, हाइपोथैलेमस से, बैरोरिसेप्टर, कीमोरिसेप्टर, राइट एट्रियम और रिस्पायरेटरी सेंटर। रिस्पायरेटरी सेंटर को आप रिस्पायरेटरी फिजियोलॉजी में डिस्कस करेंगे। और ये कुछ सेंसरी इम्पल्सेस जैसे कि जो है हमारी कुछ मुख्तलिफ नर्व्स होती हैं क्रेनियल नर्व, जिनमें फिफ्थ क्रेनियल नर्व भी है, ये सारी इन्वॉल्व होती हैं।
रिस्पायरेटरी सेंटर को हम देखेंगे रिस्पायरेटरी फिजियोलॉजी में, और कॉर्टेक्स का भी अभी हमारा कोई खास मेन रोल नहीं है। अलबत्ता जो चीज हमने देखनी है वो है बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स, कीमोरिसेप्टर रिफ्लेक्स और राइट एट्रियम कैसे काम करता है। ओके, नॉर्मली क्या होता है कि आपका जो वेजो कंस्ट्रिक्टर एरिया है ना, वो थोड़े बहुत इम्पल्स जनरेट करता रहता है ताकि आपकी जो है नॉर्मल एक्टिविटी, जो नॉर्मल टून है वेसल की, वो मेंटेन की जा सके। ताकि नॉर्मल टून मेंटेन होगी तो ही आप नॉर्मल जो मीन पर प्रेशर होता है वो अचीव रखते हैं। ये आप देख रहे हैं कि जब तक आपका वेजो कंस्ट्रिक्टर एरिया प्रॉपर काम कर रहा था, सिंपैथेटिक सिस्टम सही चल रहा था, तो आप सही लेवल पर मेंटेन किए हुए थे अपने प्रेशर को। इस लेवल पर आकर हमने क्या किया, पेशेंट को एनेस्थीसिया दे दिया उसके स्पाइनल कॉर्ड में। उससे क्या हुआ, सिंपैथेटिक एक्टिविटी ब्लॉक हो गई, सिंपैथेटिक टून जो है वो खत्म हो गई। अब जब सिंपैथेटिक टून आपके पास खत्म हो गई तो आपको देखने को मिलेगा रैपिड फॉल इन द ब्लड प्रेशर। ये आर्टीरियल प्रेशर जो है आपका उसमें रैपिड फॉल आएगा, क्यों कि जो नॉर्मल टून थी आपकी वेसल की, जिसमें हल्की सा खिंचाव तो रहना ही होता है ना नॉर्मली भी, जब वो हल्का सा खिंचाव भी खत्म हो गया और वेसल बिल्कुल ढीली पड़ गई, तो कॉन्स्ट्रिक्शन जो है जब प्रॉपर नहीं हुई नॉर्मल लेवल पर जो होनी चाहिए थी, तो आपका ब्लड का जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो गया, आर्टीरियल प्रेशर। और यहाँ पर आप देख रहे हैं फिर इतना नीचे जब ये गिर गया 50 के लेवल पे, तब जाके थोड़ा बहुत हम मेंटेन करने में कामयाब हो सके। लेकिन जब आपने जैसे ही नॉरएपिनेफ्रिन का इंजेक्शन दिया और उसने जाके सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट किया, तो एक दफा हमें रैपिड इंक्रीज देखने को मिला। और रैपिड इंक्रीज के बाद दोबारा जो है हमने जैसे ही एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन का इफेक्ट फिर से खत्म हुआ, तो हम फिर से इसी लेवल पर आ गए जहाँ पे हमने खत्म किया था, शुरू किया था काम। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारा जो सिंपैथेटिक टून है उसको मेंटेन रखना कितना ज्यादा जरूरी है, कि अगर वो मेंटेन ना रहे तो हमें रैपिड इंक्रीज और डिक्रीज देखने को मिलेगा। कभी नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज हो जाया करेगी अगर, तो रैपिड इंक्रीज आ जाया करेगा, और फिर जो है जब उसका इफेक्ट खत्म हुआ करेगा तो फिर रैपिड डिक्रीज हो जाया करेगा, लेकिन हम मेंटेन नहीं रख पाएंगे। ब्लड प्रेशर अब है क्या, ब्लड प्रेशर है हमारे पास वो फोर्स जो एक्सर्ट होती है बाय ब्लड एक यूनिट एरिया ऑफ ब्लड वेसल्स पे। ब्लड प्रेशर का फॉर्मूला है, कार्डिक आउटपुट को आप मल्टीप्लाई कर दें टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस के साथ। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या है, हमने पहले भी बात की हुई है कि जो हमारे वेस्कुलेचर में हमारे वेसल्स के पास जो रेजिस्टेंस है वो आती है टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। और कार्डिक आउटपुट जो है वो हमारे हार्ट की पंपिंग एबिलिटी पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा वो पंप करेगा, जितना ज्यादा वॉल्यूम इजेक्ट करेगा, उतना ही कार्डिक आउटपुट जो है हमारे पास बढ़ जाएगा। इन दोनों में से एक फैक्टर भी अगर इंक्रीज हो जाए तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और अगर एक भी डिक्रीज हो जाए तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। जैसे कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हमारे कार्डिक आउटपुट को डिक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। लेकिन जो सिंपैथेटिक सिस्टम है वो इन दोनों डिटर्मिनेंट्स को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ओके, तो वो फैक्टर्स जो हमारे ब्लड प्रेशर पे असरअंदाज हो रहे हैं उनके लिए एक अच्छी ये डायग्राम है, आप देख सकते हैं। विनस रिटर्न अगर आपके पास बढ़ जाए तो प्रीलोड बढ़ेगा, प्रीलोड से हमें पता है कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाएगी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी के बढ़ने से हमारा जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, उसकी वजह से कार्डिक आउटपुट बढ़ गया। कार्डिक आउटपुट जब बढ़ा तो अगर पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी बढ़ी हुई थी तो मीन आर्टीरियल प्रेशर भी जो है वो बढ़ जाता है। अगर पेरिफेरल रेजिस्टेंस और कार्डिक आउटपुट के बढ़ने से मीन आर्टीरियल प्रेशर बढ़ा, तो मीन आर्टीरियल प्रेशर ने हमारे पास क्या बढ़ा दिया, हमारे आफ्टर लोड को भी बढ़ा दिया। और ये प्रेशर अब सेंस करेंगे हमारे बैरो रिसेप्टर्स, हमारे कीमो रिसेप्टर्स, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी इसमें हमारे पास रोल प्ले करेगा। अब हम देखते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज है हमारे पास यहाँ पर, बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स, जो हमारे पास आज का मेन टॉपिक है, हम उसकी तरफ आते हैं, बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स की तरफ।
बैरो रिसेप्टर असल में है क्या? बैरो रिसेप्टर कहते हैं ऐसे रिसेप्टर्स को जो प्रेशर का चेंज हमारे अंदर सेंस कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास कैरोटिड बाइफर्केशन के लेवल पर हमारे पास खास तरह के अल्लाह ताला ने रिसेप्टर्स रखे हैं जिसको हम कहते हैं कैरोटिड बैरो रिसेप्टर्स। इस लेवल पे आप देख सकते हैं, और एक लेवल हमारे पास हमारे आता है एओर्टिक आर्चिस के लेवल पर, जहां पे हमारे पास हमें मिलते हैं एओर्टिक बैरो रिसेप्टर। इन रिसेप्टर्स का काम क्या होता है? ये सेंस करते हैं कि क्या जो ब्लड प्रेशर, जो आर्टीरियल मीन आर्टीरियल प्रेशर है, क्या वो मेंटेन्ड है। अगर ये सेंस करें कि हमारे पास प्रेशर डिक्रीज हो गया, तो ये फौरन सिग्नल भेजेंगे कि भाई वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाओ, ताकि ताकि जो ब्लड का प्रेशर है, मीन आर्टीरियल प्रेशर, उसको बढ़ाया जा सके। और अगर ये सेंस करेंगे कि पहले ही बहुत ज्यादा प्रेशर है, तो ये रिसेप्टर सिग्नल भेजेंगे हमारे ब्रेन को कि भाई इस वक्त वेजो कंस्ट्रिक्शन की जरूरत नहीं है, वेजो डायलेशन करवाई जाए। यही बात आपने देखी होगी अक्सर, जो अब है मसाजिंग टेक्निक्स आ रही हैं, वो कहती हैं कि गर्दन के पास आप जो है मसाज करें। उससे क्या होता है, गर्दन के पास हमारे ये बैरो रिसेप्टर्स हैं। जब आप हाथ की मैकेनिकल फोर्स के जरिए इन पर एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई करते हैं, तो इन बैरो रिसेप्टर्स को ये लगता है कि भाई हमारे पास प्रेशर बहुत ज़्यादा आ गया है और किसी ना किसी हद तक डायलेशन की ज़रूरत है। और जब वो डायलेशन होती है, तो एक इंसान जब अगर उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मली बढ़ा हुआ है, तो इस एक्सटर्नल फोर्स लगाने की वजह से उसका ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जा होता है। और जब उसका प्रेशर कम हो रहा होता है, तो उसको सुकून मिल रहा होता है। तो ये भी एक फिजियोलॉजी होती है कि क्यों गर्दन के खास पोर्शंस पर मसाज किया जाता है। ओके, वापस आते हैं, इसको एक दफा दोबारा रिवाइज करते हैं। ऑल दो बैरोरिसेप्टर्स हमारे जिस्म में मुख्तलिफ जगह पर मौजूद हैं, लेकिन दो मेन जगह जहां पर इनका काम है वो कौन कौन से हैं? एक तो कैरोटिड लेवल पे हमारे पास, यहाँ पे जहाँ कैरोटिड और जो आर्टरीज हैं इनकी बाइफर्केशन हो रही होती है। और दूसरा ये एओर्टिक आर्च के लेवल पे हमारे पास होते हैं। इनको एओर्टिक बैरोरिसेप्टर कह दिया, इनको कैरोटिड बैरोरिसेप्टर कह दिया। नॉर्मली ये कैरोटिड बायोरिसेप्टर जो है हर वक्त इम्पल्स ब्रेन में भेज रहा होता है, मिनट टू मिनट ये ब्रेन को आगाह कर रहा होता है कि भाई इस वक्त हमारा प्रेशर इतना है। जैसे ही प्रेशर में इंक्रीज देखने को मिलता है और इसका फायरिंग रेट तब्दील होता है, तो उसके इन्फ्लुएंस में आकर हमारा जो ब्रेन है वो ये फैसला करता है कि भाई अब वेजो कंस्ट्रिक्शन की नहीं, वेजो डायलेशन की जरूरत है, ताकि ब्लड प्रेशर जो है वो कम किया जा सके। और जैसे ही ये कैरोटिड बायो रिसेप्टर सेंस करता है कि मेरे पास ब्लड का प्रेशर या मीन आर्टीरियल प्रेशर कम आ रहा है, तो ये फौरन इम्पल्स भेजता है ताकि आपकी वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाई जा सके और जो है आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाया जा सके। ये एक पूरी डायग्राम आप देख सकते हैं। ये कैरोटिड बॉडी के लेवल पे कैरोटिड बैरोरिसेप्टर हैं, ये एओर्टिक बॉडीज के लेवल पे एओर्टिक बैरोरिसेप्टर हैं, और इनके सिग्नल जा रहे हैं हमारे मेड्यूला ऑब्लोंगेटा और पोन्स के लेवल पर। ओके, अब होता क्या है, हमारे पास कैरोटिड बैरोरिसेप्टर जो है ना, रिस्पॉन्ड नहीं करते 0 से 50 मिलीग्राम के लेवल को। रिस्पॉन्स उनका स्टार्ट होता है 50 से 60 के दरमियान, और मैक्सिमम हो जाता है 180 मिलीमीटर ऑफ मरकरी पर। कहने की बात यह है कि अगर 50 मिलीमीटर और मरकरी से भी खुदा ना खास्ता आपका ब्लड प्रेशर गिर गया, तो उसके बाद आपका कैरोटिड बैरोरिसेप्टर जो है वो काम नहीं कर पाएगा। 50 से 60 तक ये नॉर्मली काम करता है, और इसकी मैक्सिमम लेवल जो है कहाँ पे, अच्छा सॉरी, इसका जो रिस्पॉन्स है वो स्टार्ट होता है 50 से 60 पे। और क्योंकि इसको पता है कि मैंने 100 के करीब का मीन आर्टीरियल प्रेशर मेंटेन रखता है, वहां पे इसने नॉर्मल इम्पल्स जो है वो ब्रेन को भेजते रहना है। और क्या होगा, मैक्सिमम ये कहाँ पर अफेक्ट करे कर सकता है, 180 के लेवल तक ये काम कर सकता है। अगर इससे ऊपर जाएंगे तो फिर इसका जो है वो काम करने का प्रोसेस जो है वो खत्म होता जाएगा। यानी कि ना 50 से नीचे ये प्रॉपर इम्पल्स जनरेट कर सकता है, ना 180 से अबव। तो ये इन दोनों के दरमियान आपके लेवल को मेंटेन रख सकता है, ऑल्दो इसका काम जो है
वो 100 तक मेंटेन रखना है। जैसे ही 100 से ऊपर जाएगा मीन आर्टीरियल प्रेशर, तो फिर क्या होगा, ये इंपल्स भेजेगा कि भाई वेजोडाइलेशन करवाओ, और अगर डिक्रीज हो रहा होगा तो कहेगा वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाओ। एओर्टिक वेरोरिसेप्टर्स की बात करें तो ये रिस्पॉन्स स्टार्ट करते हैं 80 से 90 के लेवल पर, ये जरा देर से रिस्पॉन्स स्टार्ट करते हैं। कैरोटिड वेरोरिसेप्टर जो हैं जरा जल्दी रिस्पॉन्स स्टार्ट कर देते हैं, और मैक्सिमम ये 210 तक के लेवल पर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। अब हमने थोड़ी सी ये अनॉटमी देख ली इनकी कि बैरोसेप्टर होते कहाँ हैं, काम क्या है। अब एक्चुअल जो आपको अगर इसका सिनेरियो आए जिसमें आपको कहा जाए कि नर्वस सिस्टम के जरिए आप कैसे मेंटेन करेंगे अपने ब्लड प्रेशर को या मीन आर्टीरियल प्रेशर को, उसमें आपने ये फ्लो चार्ट लाजमी बनाना है जो कि है बीआरएस का। हमारा टाइम जो है एंड हो रहा है, तो मैं अभी दोबारा लिंक शेयर करता हूँ और हम फिर इस ग्राफ को डिटेल में डिस्कस करते हैं।